ये तो झोपड़ी के लाल कहे जाते हैं। लोग तो कुछ लोग कहते देखे गए कि अरे उदय नारायण बाबू तो झोपड़ी के लाल हैं। तो मैं समझ नहीं पाया, लोगों से इस बात पर मैंने विचार विमर्श किया। उन लोगों से पता चला कि ये बेघरों का घर जो है मंदिरी के पास, वहाँ पर वो रहा करते थे। सरकार की एक योजना थी कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको घर रहने की सुविधा नहीं है, तो उन्हीं के लिए एक स्कीम चला बेघरों के घर। तो वो बेघरों के घर में रह करके और अपना जो है विकास किया, यानी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की। साथ ही साथ जो भी रहन सहन रहा, उस स्थिति में रह करके भी जो ऊंचाई पर उन्होंने पहुँचे, वो हम लोगों को एक लेसन लेने योग्य बातें हैं कि उस स्थिति में भी जो है रह करके इस ऊंचाई पर पहुँचे। मैं ये कहूँगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो यही इनकी खासियत रही है, यही इनकी विशेषता रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। कहते हैं शोहरत और लोकप्रियता किसी पेड़ पर नहीं लगता, बल्कि व्यक्ति सालों की मेहनत संघर्ष से इसे अर्जित करता है, कमाता है। लेकिन सच्ची शोहरत और लोकप्रियता वो होती है जब उस व्यक्ति की कहानी, उसकी शोहरत की कहानी, उसकी लोकप्रियता की कहानी कोई दूसरा सुनाने लगे। आज हम ऐसे ही एक शख्स की शोहरत की कहानी, लोकप्रियता की कहानी सुनने आए हैं पथ निर्माण विभाग के पूर्व सुपरिटेंडेंट इंजीनियर श्याम कुमार जी से, और वो शख्स हैं बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी। तो आइए श्याम जी से जानते हैं उदय नारायण चौधरी की शोहरत और लोकप्रियता की कहानी। सर, आरएडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं, और मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं ब्लाइंडली सपोर्ट करूँगा। जो वस्तु स्थिति है मैं उससे अवगत कराऊँगा। प्रथम तो मैं ये आपसे शेयर करना चाहूँगा कि श्री उदय नारायण चौधरी जी का व्यक्तित्व उनके पद से कई गुना बड़ा रहा है, जिसके कारण वो जो है काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। और सिर्फ पॉपुलर पर्सनालिटी के चलते नहीं, बल्कि वो अपने कार्यकलाप के चलते और उनकी शैक्षणिक योग्यता जो रही है, और आम तौर पर जो उनके साथ जो जानकारियाँ और जो समाज के प्रति उनकी जो अपनी रही है, वो आज भी समाज उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है, करता है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोग, हमारे लोग यानी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग कितना कॉन्शस है उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। जहाँ तक उदय नारायण बाबू की बात है, उनके विषय में इतना ही संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि वह रात में जग करके समाज के विषय में चिंता और चिंतन करने की स्थिति में रहे हैं, रह रहे हैं, और आगे भी मेरी कामना है कि वो रहते रहेंगे। और वैसे स्थिति में मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर यह बात रखना चाहूँगा कि जिस तरह से साइमन कमीशन जब रात में डॉक्टर BR अम्बेडकर के पास पहुँचे थे, तो उन्होंने एक ही बात कहा कि इस अर्धरात्रि में यह जो है आप जगे हुए हैं, क्या बात है। मैं तो जवाहरलाल नेहरू जी के यहाँ से हो कर के आ रहा हूँ, लेकिन इस अर्धरात्रि में तो वो सोए हुए मिले। तो अम्बेडकर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि नेहरू जी इसलिए सोए हुए थे कि उनके लोग जो है जगे हुए हैं, और हमारे लोग जो है सोए हुए हैं, इसलिए मैं जगा हुआ हूँ। तो बात तो यहीं की यहीं रह गई। लेकिन यह चीज़ ज़रूर है कि समय समय पर जो है जब भी उनको चिंता चिंतन करने की ज़रूरत होती है तो वो हमारे साथ साझा करते हैं, और अर्धरात्रि में भी वो इस पर चिंता और चिंतन समाज के कल्याणार्थ करते रहते हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे, यह मेरी आशा है। साथ ही साथ मैं यह भी एक बात कहना चाहूँगा कि आपको यह भी जानकारी होगी कि जिस तरह से रामकृष्ण परमहंस ने जो है जब पहली दफ़ा जब
नरेंद्र कुमार उर्फ विवेकानंद वो जब मिले थे तो उन्होंने पहला प्रश्न यही कहा कि नरेंद्र तुम कहाँ थे इतने दिन। तो वो बड़ा आश्चर्य में पड़ गए कि भाई नरेंद्र कह रहे हैं कि तुम कहाँ थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी खोज बहुत दिनों से थी, आखिर तुम्हारी खोज जो थी आज वो सपना साकार हुआ। तो उसी स्थिति में जब हमारी मुलाकात स्पीकर बनने के दौरान हुई थी तब उन्होंने एक बात कहा था, जब कि मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता भी नहीं था, पहचानता भी नहीं था, सिर्फ नाम मैं सुना था कि समाज के एक गौरवशाली व्यक्ति हैं, वो हैं श्री उदय नारायण चौधरी जी। और उस दिन बधाई देने के क्रम में स्पीकर के रूप में जब वो ओथ लिए थे, उसी क्रम में हमारी परिचय हुई थी और उन्होंने तुरंत ही एक वाक्य उन्होंने रखा। उन्होंने तुरंत कहा कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे को। तो मैं सोच में पड़ गया कि ये बात क्या है। तब उन्होंने कहा कि श्याम जी आप एक संलेख तैयार कर लेंगे और मैं चलूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ। तो हमें ये समझ में नहीं आई बात कि आखिर कौन सा संलेख तैयार करना है, कैसा करना है, चूँकि उस दिन के पहले उनसे कभी मुलाकात थी नहीं। फिर भी उनकी बातों पर मैंने अपना ब्रेन एक्सरसाइज किया, तब लगा कि ये समाज के चिंतक हैं, इसलिए हो न हो ये समाज के विषय में कल्याणार्थ योजना के संबंध में एक संलेख बनाने की ये सोच रहे हैं। तो उस स्थिति में एक संलेख तैयार कर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के यहाँ चल करके उनके समक्ष ये बात रखनी है। तो ये तो बात ये हुई। और आगे ये भी बात मैं कहूँगा, पूरे समाज के लोग, जब कर्मचारी पदाधिकारी हर एक तबके के लोग, चाहे वह अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, पिछड़े वर्ग के हों, उनके लिए वो सदैव रात आधी रात को तैयार रहते थे। और ऐसी स्थिति में एक बात और बताऊं कि सब लोग अपनी अपनी जो है वह कथा व्यथा सुनाते थे और सबकी कथा व्यथा पर गौर करते थे। किसी को पोस्टिंग की बात रहती थी, किसी को अपने प्रमोशन की बात रहती थी, किसी को अपने सर्विस में कुछ बातें ऐसी हो गई कि उस पर भी वो जो है सुनते थे और उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करते थे। अब रह गई बात कि प्रमोशन पर, पोस्टिंग पर उन्होंने क्या किया। मैं कम शब्दों में यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने नियम के अनुसार ही किया, लेकिन किया। बिहार आरक्षण अधिनियम के तहत पद एवं आपको सेवा में दोनों में आरक्षण की नियम प्रावधानित है और फिर भी उसको इम्प्लीमेंट करा करके और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों पदाधिकारियों को मुख्य धारा में लाने का इनका प्रयास जारी रहा। और दूसरी चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि और भी जो कल्याणार्थ योजना है, ऐसा नहीं है विद्यार्थियों के लिए भी, सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही नहीं, विद्यार्थियों के लिए भी जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है उसकी भी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए टाइम टू टाइम कमेटी में वह बात रख करके उसको कार्यान्वयन सुनिश्चित करवाने के लिए सतत प्रयास जारी रहा। ऐसी स्थिति में मैं चाहूँगा कि उनके जीवन पर भी कुछ बातें आनी चाहिए। तो मैं दर्शक को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि वो जन्म कब लिए, कहाँ लिए। चूँकि मेरी जान पहचान तो बहुत कम दिनों अल्प अवधि की थी, लेकिन बातचीत के दौरान में जो मैंने शेयर किया उसके आधार पर मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। उदय नारायण चौधरी जी का जो है वह जन्म आपको 8 अगस्त 1900। सर इस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, कहते हैं कि उनका जन्म एक निम्न परिवार में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और बहुत ही संघर्षमय जीवन रहा उनका, और इसके बावजूद वो शून्य से शिखर तक पहुँचे। तो उसके बारे में कुछ बताएं अगर जानते हो तो। बिल्कुल आपने सही कहा, हम इसीलिए उनका जन्म तिथि की बात कर रहे थे
ताकि आप दर्शकों को यह जानकारी हो सके कि आखिर जन्म तिथि के बाद उपरांत ये किस स्थिति में रहे। ये तो झोपड़ी के लाल कहे जाते हैं। लोग तो कुछ लोग कहते देखे गए कि अरे उदय नारायण बाबू तो झोपड़ी के लाल हैं। तो मैं समझ नहीं पाया, लोगों से इस बात पर मैंने विचार विमर्श किया। उन लोगों से पता चला कि ये बेघरों का घर जो है मंदिरी के पास, वहाँ पर वो रहा करते थे। वहीं से अपनी जीवन की शुरुआत हुई। सरकार की एक योजना थी कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको घर रहने की सुविधा नहीं है, तो उन्हीं के लिए एक स्कीम चला, बेघरों के घर। तो वो बेघरों के घर में रह करके और अपना जो है विकास किया, यानी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की। साथ ही साथ जो भी रहन सहन रहा, उस स्थिति में रह करके भी जो ऊंचाई पर उन्होंने पहुँचे, वो हम लोगों को एक लेसन लेने योग्य बातें हैं कि उस स्थिति में भी जो है रह करके इस ऊंचाई पर पहुँचे। प्रेरणादायी मतलब उनका जीवन रहा है। तो इसके बारे में कुछ आप बताएंगे कि किस तरह उन्होंने संघर्ष किया, किस तरह पॉलिटिक्स में आए, और समाज जो मैं जानता हूँ, सुना हूँ, उसके मुताबिक उन्होंने समाज के लिए भी बहुत कुछ किया है। बिल्कुल सही बात कहा आपने। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इनका जीवन शुरुआती बहुत संघर्षमय रहा, और उस संघर्ष के दौरान भी उन्होंने बहुत तरह के जो है कार्यक्रम संपादित किए, जिसके तहत वो जो है आपको विदेश भ्रमण भी किए। और एनजीओ की बात भी कही जाए तो उसके मामले में भी इनकी अच्छी खासी अनुभव है। और ख़ास करके इनकी योग्यता की बात की जाए तो योग्यता भी कम किसी से नहीं रही है। और मिला जुला करके मैं यही कहूँगा कि ये पटना विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं, और ये जो है स्नातक भी पटना विश्वविद्यालय से ही इनकी डिग्री मिली है। और उसके अतिरिक्त जो मैं ये भी कहूँगा कि ये जो है आपको वर्ष 1990 की बात करें तो ये छात्र जीवन के दौरान भी पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का भी ये जो है उसका लीड लिए हैं। और लीड लेने के दौरान जो है छात्र के भी कल्याणार्थ जो है बहुत सारे मुद्दों पर इन्होंने संघर्ष किया है, और उसमें इनकी सफलता भी मिली है। और जहाँ तक सामूहिक कार्यक्रम में भी इनकी भागीदारी काफ़ी रही है। और एक चीज़ बताएं कि जो छात्र जीवन की बात आप कर रहे हैं, हम ये जानते हैं कि सुने हैं कि छात्र जीवन से ही खास करके दलित जो समुदाय है उसमें कई सब कास्ट हैं, तो जो सबसे पीछे पायदान पे मांझी समाज के लोग हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है कि मांझी समुदाय के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। उस ज़माने में वो मांझी के गांव में रहा करते थे, उनके घर में रहा करते थे, और उनके उत्थान के लिए बहुत सारे काम किया है उन्होंने। बिल्कुल सही आपने कहा है। मांझी समाज के लिए तो इनका जो योगदान रहा है वो तो काउंट करने की स्थिति तो नहीं है। जब कार्यक्रम विस्तृत रूप में हो जाता है, बृहद पैमाने का हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में गिनाया नहीं जाता है, उसको समझा जाता है। और जिस तरह से उन्होंने मांझी समाज के उत्थान के लिए जो भी उनका अग्रणी रहे हैं, साथ ही साथ अनुसूचित जाति के अंतर्गत अन्य जातियों पर भी उनकी ध्यान उतना ही रहा है। जैसे पासवान समुदाय हुआ, रविदास समुदाय हुआ, रजक समुदाय हुआ, पासी समुदाय हुआ, और अन्य समुदाय जो भी अनुसूचित जाति या जनजाति के अंतर्गत या पिछड़े वर्ग के अंतर्गत, सबों के लिए उनका योगदान रहा है। और इतने अल्प समय में उतने योगदान को गिनाया जाना संभव नहीं है। तो सर, आपने साइमन कमीशन, रामकृष्ण परमहंस जैसे महान पुरुषों के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में उदाहरण देकर के आपने समझाया। अब मैं जब देखता हूँ उदय नारायण चौधरी जी को, तो कई बार जो है पब्लिक मीटिंग में लोग उन्हें मौजूदा वक्त के अंबेडकर कह के संबोधित करते हैं। तो ऐसा उन्होंने क्या किया है दलितों के लिए जो इस तरह लोगों ने संबोधित करते हैं? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। उसका कारण ये है कि जब पद पर थे स्पीकर के रूप में, तब भी समभाव रखते थे, और उसी तरह सबों के लिए
दलित वर्ग की बात, दलित वर्ग को और थोड़ा मैं क्लियर कर दूं, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग सभी समुदायों के लिए समान रूप से सबका सुना करते थे और जो संभव हो सकता था वो उसको करने की अपनी जो है इच्छा शक्ति उनकी बलवती रहती थी और करते भी थे। और रह गई बात कि उनका जो है कि आज पद पर नहीं है, फिर भी उनके प्रति लोगों का सम्मान वही है जिस तरह से वो स्पीकर के पद पर थे। और सम्मान का कारण ये है कि व्यवहारिकता में आगे रहे हैं। आज भी उनकी स्थिति ये है कि कहीं भी कोई कार्यक्रम होते हैं तो उद्घाटनकर्ता के रूप में उन्हीं को याद किया जाता है। मंचासीन पर वो खड़े होकर के जिस तरह से दलित वर्ग के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए जिस तरह से बात रखते हैं, उससे सभी लोग जो है उनके बातों से काफ़ी प्रभावित भी होते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रभावित ही होते हैं, वो जानते भी हैं, समझते भी हैं कि इन्होंने समाज के लिए कुछ किया है और कुछ ही नहीं किया है, चूँकि पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। कुछ लोग जानते हैं कुछ किया है, कुछ लोग जानते हैं बहुत कुछ किया है, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। तो हम योगेश जी आपको धन्यवाद इस बात के लिए मैं देना चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से यह जानकारी लोगों को प्राप्त करने के दिशा में जिस तरह से आप कार्यरत हैं, और हमारा ख्याल है कि जो नहीं जानते हैं वो भी जानेंगे और जो जानते हैं उनके लिए भी प्रेरणादायक है और जो कम जानते हैं उनके लिए भी प्लस पॉइंट है। ऐसी स्थिति में उनका जो है उनके प्रति सम्मान होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य की बात तब होती जब वो समाज के प्रति कोई उनका चिंतन नहीं रहता तब। जी 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 सर, एक चीज़ और बताएं कि अगर बात करें उनके खास जो सजातीय समाज की, तो उनके उत्थान के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है और सबसे बड़ी बात है कि वो जिस पोजीशन पे पहुँचे वो कितने बड़े गौरव की बात है। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि जब भी वो मंच पर से भाषण करने का उनको अवसर प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में लोग जानते हैं कि वो अपने संबंध में कभी कुछ नहीं कहते हैं कि मैंने समाज के लिए ये किया वो किया, ये कभी वो गिनाते नहीं और ना ही कहते हैं। तो ये स्थिति है कि इनके व्यक्तित्व की बात अगर की जाए तो लोग जो है प्रशंसा के पीछे भागते हैं, लेकिन इन्होंने कभी प्रशंसा का जो है वो पीछा नहीं किया, बल्कि पीछा किया कि कर्मठता के साथ जो है हम अपना कर्म करते रहें। बाकी जो कहते हैं सत्य हमेशा सत्य होता है, सत्य हमेशा सदाबहार होता है और सत्य की अंतिम विजय होती है। भले ही इनके संबंध में, इनके द्वारा भाषण में, इनकी व्यक्तिगत रूप की इनके द्वारा कोई चर्चा नहीं की जाती रही है, लेकिन यह भी तय है कि इनके कार्यकलापों को भले लेट से लोग जाने, लेकिन जाने तो ज़रूर, और जानने के कारण भी जो है यह बात एक समाज में बात पहुंची और इसी कारण से इनको आज भी जो है किसी भी कार्यक्रम के लिए इनको लोग इनवाइट करते हैं। जी 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 सर, एक चीज़ बताएं कि आप जिस तरह से चौधरी जी के बारे में बता रहे हैं, उनकी कहानी दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे आपने कांटेक्ट किया, तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का आपने सही कहा योगेश जी, यह बात इसका कारण ये है कि जब आप मीडिया के माध्यम से ये बात आप प्रसारित करना चाह रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यह जन जन तक बातें पहुँचे और लोग प्रेरणा ले कि किस तरह से जो है निम्न वर्ग में रह कर के भी और इस ऊंचाई पर पहुँचे और किस तरह से संघर्ष कर कर के पहुँचे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो यही इनकी खासियत रही है, यही इनकी विशेषता रही है। ये जीवन पर्यंत जो है आज तक भी ये संघर्ष कर रहे हैं, लोग भी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही जानता हूँ। और यही संघर्ष इनका मूल कारण है, लोगों के प्रति इनकी अच्छी छवि और अच्छा सोच पैदा करना। और आज भी ऐसी स्थिति है कि आज भी लोग जानते हैं कि पद पर नहीं है,
फिर भी अपनी कठिनाइयों को लेकर के पहुंचते हैं और उनकी कठिनाइयों को यथासंभव वो समस्या का निदान करने के दिशा में पहल करते हैं। जी जी जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, आपका हार्दिक अभिनंदन। तो ये थे पथ निर्माण विभाग के पूर्व सुपरिटेंडेंट श्याम कुमार जी, जिनका कहना था कि उदय नारायण चौधरी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी किस्मत खुद ही लिखी है। इसके लिए वे किसी का सहारा नहीं लिए, एक झोपड़ी का लाल शून्य से शिखर तक अपनी मेहनत संघर्ष के बदौलत पहुंचा। और ये जो कहानी है, लाखों करोड़ों जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके लिए प्रेरणादायी है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।